हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की। इस वीडियो में हम इस सीरीज का लेसन 5 मल्टी कोलिनियरिटी एंड हेटेरोस्कैर्सिटी को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम प्लस बीए ऑनर्स सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज आप कमेंट कर रहे हो कि इस सीरीज की वीडियोस जल्दी लाओ। मेरे से जितनी जल्दी हो सकता है मैं लेके आऊंगी, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बेसिक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी शॉर्ट में मैं समझा सकूँ। इसीलिए मैं अपने नोट्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी नोट्स बनाना और उसको पढ़ना तब जाके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट कर लूँ। लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं, मैं 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में PDF जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन 5 का नाम है मल्टी कोलिनियरिटी एंड हेटेरोस्कैर्सिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेनली क्या कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है और हेटेरोस्कैर्सिटी क्या होती है, इनको इन डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट पैरामीटर्स बाय लीस्ट स्क्वायर्स विद क्रूशियल असम्पशंस। ये बोल रहा है जो हमारा CLRM होता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये एस्टिमेट करता है कुछ पैरामीटर्स और उस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए कुछ असम्पशंस करते हैं हम, जैसे लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर्स की, ऑन स्टोकास्टिक रिग्रेसर्स की, जीरो कंडीशन मीन की, नो हेटेरोस्कैर्सिटी की। इन सब की क्या हम करते हैं, असम्पशंस करते हैं। किसमें, जब हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स का क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर। इन रियल लाइफ डाटा द assumptions आर ऑफ्टन वायलेटेड। अगर हम रियल लाइफ में ये डाटा देखें तो ये assumptions क्या होते हैं, थोड़े वायलेटेड हो जाते हैं। रिसर्चर्स मस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइल मेकिंग रेफरेंस इन assumptions आर वायलेटेड। यही बोला गया है कि इस चैप्टर में हम कुछ assumptions भी देखेंगे, कुछ जो मल्टी कोलिनियरिटी होती है और होमोस्कैर्सिटी होती है, इनके बारे में भी हम इन डिटेल जानेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि हम CLR में क्या-क्या assumptions लेते हैं। ठीक है, और इन सबको मैंने इन डिटेल आपको प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बता दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है? इफ टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल के अंदर रिलेशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बनाते हैं। इन सिंपल हम देखें, जब वो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच के लीनियर रिलेशनशिप को, कि वो कितना, उनके बीच में कितना अच्छा रिलेशनशिप है या कितना रिलेशनशिप बन रहा है, उसको ही हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। और वो ही एक होता है परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना हमारी इक्वेशन में x1 x2 x3 जो भी हमारे मॉडल में, रिग्रेशन मॉडल में होते हैं, इन सब के ही लीनियर रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं वीडियो में लगा दूंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है θ1 x1 प्लस θ2 x2, फिर इंफिनिटी एंड डॉट और θ x k, ये जो है पूरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है मल्टी कोलिनियरिटी का। ठीक है, इन प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर ऑफ्टन हाईली बट नॉट परफेक्ट कोरिलेटेड। ये बोल रहा है कि हमने क्या देखा कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, कि रिलेशनशिप देखते हैं कितना वो हाईली लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बीच में। बट जब वो रिलेशन नहीं बनता है, परफेक्ट कोरिलेटेड रिलेशन जो है नहीं बनता है, तो उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है। अब आता है सोर्सेज ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। अब सोर्सेज क्या होते हैं इसके, ये देखेंगे हम। इंक्लूजन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन ट्वाइस। क्या होता है कि अब मान लो कि एक ही इक्वेशन क्या है, हम
2 बार देख रहे हैं तो वो भी एक क्या है, सोर्स होता है मल्टी कोलिनियरिटी का, ठीक है। जैसे हम वेट नाप रहे हैं, वही वेट हम पाउंड्स में नाप रहे हैं और वही वेट हम किलोग्राम में नाप रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा वेट फॉर कितना ले लें हम, 45 ले लेते हैं कि 45 हमने केजी नापा कि वेट ये है, फिर हमने 40 पाउंड नापा कि हमारा वेट ये है, सॉरी 45 ही क्या है, पाउंड में भी वेट है। तो हमारा ये क्या होगा, 45 कितना रिलेशनशिप इसके बीच में बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक बार हमने यूनिट चेंज किया, सिर्फ किलोग्राम और पाउंड की यूनिट चेंज की है, हमारा जो वैल्यू है वो सेम है। पहला क्या था सोर्स, ये था। दूसरा सोर्स क्या है, डमी वेरिएबल ट्रैप, कि जब भी डमी वेरिएबल ट्रैप बन जाता है। डमी वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी नेक्स्ट जैसे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने इन डिटेल आपको बताया है, वहां से देख सकते हैं। जब सारी ही कैटेगरीज क्या है, स्टिमुलेट करती है, तो वो तब क्या बनता है, डमी वेरिएबल ट्रैप बनता है, जो सोर्स है मल्टी कोलिनियरिटी का। फिर थर्ड है कॉमन ट्रेंड इन द डाटा। जब डाटा में कुछ कॉमन चीजें क्या है, लाई करती है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंडिचर, या एथलीट्स पे जब एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये क्या है, सोर्स होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी हो सकती है। फिर फोर्थ आता है ओवर डिटरमाइंड मॉडल। जब हम अपने मॉडल को कुछ ज्यादा ही डिटरमाइंड कर देते हैं, ओवर एक्सप्लेनेटरी वैल्यूज आती है ऑब्जर्वेशंस की, जितनी हमने सोची है कि इतनी वैल्यूज आनी चाहिए, बस उससे ज्यादा ही कुछ एक्सप्लेनेटरी वैल्यूज आ रही हैं, हमारी वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये भी एक सोर्स है मल्टी कोलिनियरिटी का। फिफ्थ है मॉडल स्पेसिफिकेशन विद पॉलिनोमियल टर्म्स। जब हमारा मॉडल क्या है, स्पेसिफाई होता है किससे, पॉलिनोमियल टर्म से। जो हमारे मॉडल की वैल्यू वेरिएबल्स हैं वो किस में हो, पॉलिनोमियल टर्म्स में हो, तो भी वो सोर्स होता है मल्टी कोलिनियरिटी का। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी ऑन एस्टिमेशन एंड इन्फ्रेंस। मतलब कि इम्पैक्ट क्या होता है मल्टी कोलिनियरिटी का, जब हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। सो क्या बोला गया है, द एस्टिमेटर कैन नॉट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल इफेक्ट ड्यू टू हाई कोरिलेशन अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ये बोल रहे हैं जो एस्टिमेटर होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं देखता, मतलब कि एक ही चीज का इफेक्ट नहीं देखता, वो ये देखता है कि हाईली कोरिलेशन हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में कितना है। ये क्या है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मल्टी कोरिलेटी की, जब हम एस्टिमेशन करते हैं। ये इसमें बता रहा है कि हम कैसे एस्टिमेशन करेंगे कि वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मल्टी कोरिलेटी पे। तो यही बोला गया है कि जो एस्टिमेटर होता है वो सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं देखता, वो बहुत से हाई कोरिलेशन देखता है हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में। फिर बोल रहा है कि पैरामीटर एस्टिमेट्स बिकम इम्प्राइज विद इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर्स। जो हमारे पैरामीटर्स हम एस्टिमेट करते हैं वो एक क्या बनते हैं, इन्फ्लाइंड स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं। इन सिंपल हम ये कहें कि जो हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं वो एट द एंड जाके वो स्टैंडर्ड एरर्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड इम्पैक्ट ये बोल रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल टी स्टैटिक्स बिकम द इनसिग्निफिकेंट डिस्पाइट हाई आर स्क्वायर। ये बोल रहे हैं जो भी हमारे टी स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डिस्पाइट हो जाती है किसमें, आर स्क्वायर वाली टेस्ट में। ये दो टेस्ट थे ना हमारे, टी स्टैटिस्टिक और आर स्क्वायर, तो यही बोल रहा है। फिर फोर्थ है OLS कोफिशिएंट एस्टिमेट्स बिकम अनस्टेबल एंड सेंसिटिव टू स्मॉल डाटा चेंजेस। जो OSL होता है, OSL आप कमेंट सेशन में मुझे OLS की फुल फॉर्म बताना। मैंने आपको वो काफ़ी बार अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ है, सीरीज़ है, उसमें बताई हुई हैं, तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ठीक है। जो हमारे ये कोफिशिएंट होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और जो स्मॉल डाटा इसमें जो होते हैं थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मल्टी कोलिनियरिटी का जब हम एस्टिमेशन करते हैं। क्या कि हम इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं देखते, हम कोरिलेशन देखते हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होती हैं। पहला चेंज ये आता है, पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है ये पड़ता है। फिर दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड एरर्स में, थोड़े बहुत एरर्स में चले जाते हैं। फिर ये वो थर्ड पॉइंट ये बोला है कि जो हमारा टी स्टैटिस्टिक होता है वो आर स्क्वायर को डिस्पाइट कर देता है। फिर ये बोल रहे हैं जो हमारे OSL के कोफिशिएंट होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और स्मॉल चेंजेस आ जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये गाइस कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स के कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आएंगे आपको, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि ये फॉर्मूले किस चीज़ के हैं। ये इनको फाइंड करने के क्या होते हैं, फॉर्मूले हैं कि हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को कैसे फाउंड करेंगे। अगर आपको इसके जो एक दो फॉर्मूले हैं, अगर उसके
ऊपर कुछ क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्वेश्चंस की वीडियोस को एक्सप्लेनेशन में बता दूंगी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुरंत ही आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को निकालने का, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है। द स्पीड इंक्रीज इन वेरिएंस, जब हमारी वेरिएंस के जो कोरिलेशन होते हैं उनको मेजर करने के लिए कि क्या स्पीड होती है, कितनी स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है वेरिएंस, उसको मेजर करने का फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो ये होता है, ठीक है। जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन 10 इंडिकेटर्स होती है, जो मल्टीकोलैरिटी के 10 इंडिकेटर्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आता है डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। डिटेक्शन क्या है मल्टीकोलिनियरिटी का, हमें कैसे पता चलेगा ये मल्टीकोलिनियरिटी है, तो उसके कुछ स्टेप्स बताए हैं कि वो हाई ओवरऑल आर स्क्वायर होगा, मतलब कि आर जो स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर ज़्यादा होगा टी स्टैटिस्टिक्स से। हाई पेयर वाइज होंगे, जो उसके कोरिलेशन होंगे वो हाई होंगे। एक्सप्लेनेटरी वैल्यूज वेरिएबल्स के जो बीच में जो वैल्यूज होगी वो ज़्यादा होगी 0.8 से। और हाई वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होगा, जो वैल्यूज होगी, जो VIF की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी 10 इंडिकेटर से, ठीक है। तो ये डिटेक्शन होता है कि मल्टीकोलिनियरिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है रेमेडीज फॉर मल्टीकोलिनियरिटी। कुछ रेमेडीज बताई गई हैं, जैसे ड्रॉपिंग वेरिएबल्स, प्रायरी इंफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग सैंपल साइज और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होते हैं? ड्रॉपिंग वेरिएबल का मतलब होता है रिमूव हाईली कोरिलेटेड रेग्रेशन। अब कोई ज़्यादा ही हाईली कोरिलेटेड रेग्रेशन है तो उसको रिमूव कैसे करें, तो हम ड्रॉपिंग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। फिर बोल रहा है प्रायरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनकॉर्पोरेट प्रायर नॉलेज थ्योरी टू मॉडिफाई मॉडल्स। जब नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल नहीं होता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन होता है। फिर आता है इंक्रीजिंग सैंपल साइज। अब ये क्या होता है, लार्ज सैंपल रिड्यूस कॉन्फिडेंस। जो लार्ज सैंपल होते हैं, अगर हम बड़े बड़े सैंपल्स लेंगे तो वो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, कम कर देंगे। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीजिंग सैंपल साइज लेते हैं अपने मॉडल को और भी अच्छा बनाने के लिए। फोर्थ है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला गया है, फर्स्ट डिफरेंसेस टू रिड्यूस सीरियल कोरिलेशन। मतलब कि पहले हम क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे अपने डिफरेंस को जो कोरिलेशन के बीच में बन रहा है। फिर रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि उसको रेशियो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये था कुछ रेमेडीज मल्टीकोलिनियरिटी की। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनोमेट्रिक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बताया है हमारी बुक में, एग्जाम्पल बताया है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल है क्योंकि इसको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा समझाने के लिए, मैं वीडियो अगर बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें समझा दूंगी। अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीकोलिनियरिटी। अगर आपको समझ आया होगा तो आप, अगर कुछ समझ आया होगा आई होप, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो हम मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हेटेरोस्कैडसिटी क्या होता है। हेटेरोस्कैडसिटी मेनली वेरिएंस को फाइंड करने के लिए लगाते हैं। हेटेरोस्कैडसिटी मींस नॉन कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स। जो हमारी एरर टर्म्स होती हैं उसके नॉन कांस्टेंट वेरिएंस को ही हम हेटेरोस्कैडसिटी कहते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हेटेरोस्कैडसिटी का। कुछ कॉजेज होते हैं हेटेरोस्कैडसिटी में, जैसे एरर लर्निंग मॉडल, इम्प्रूव डाटा कलेक्शन, प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर। इनको हम पढ़ते हैं। अब एरर लर्निंग मॉडल क्या का मतलब क्या होता है, एरर्स वेरिएंस ऑफ एरर्स डिक्रीज एज एक्सपीरियंसेस इंक्रीजेस। मतलब कि जब हमारे वेरिएंस में एरर्स कम होते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो कम होता है। ये बोल रहा है जब हम अपने मॉडल में एरर्स कम करेंगे इसका मतलब है कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ रहा है। फिर हम अपने डाटा को इम्प्रूव करते हैं, अपनी कलेक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। वेरिएंस रिड्यूस ओवर टाइम। जब टाइम के साथ साथ हमारा वेरिएंस रिड्यूस होता है, इट्स मीन हमारा जो मेथड है वो क्या है, बेटर है, अच्छा है। हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा कलेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर। मतलब कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन्फ्लेट वेरिएंस। मतलब कि जो हमारे आउटलाइनर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस देखना, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके वेरिएंस को चेक करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर। जो भी हमारे एरर्स हैं उनको ओमिटेड करना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब कि जो हमारे एरर्स हैं उनको अच्छे ढंग से सही करके लगाना, उनको स्पेसिफाई करना, यही होता है स्पेसिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ एरर हेट्रोस्कैडसिटी के अंदर। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है हेट्रोस्कैडसिटी का जब एस्टिमेशन करते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत सेम ही हैं, जैसे कि ओएलएस रिमेन अनबायस्ड, जो हमारा ओएलएस होता है वो अनबायस्ड हो जाता है, और जो कंसिस्टेंट होता है नो लॉन्गर इफिशिएंट, वो जो कंसिस्टेंट होता है वो और ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता, मतलब कि लंबे समय तक इफिशिएंट नहीं रहता है उस टाइम तक। फिर इम्पैक्ट पड़ता है दूसरा, स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं और लीडिंग करते हैं टी से एफ टेस्ट के अकॉर्डिंग। इनवैलिड हो जाते हैं क्या, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, ठीक है। जो एरर्स होते हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं और टी टेस्ट और एफ टेस्ट इनवैलिड हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, लीड भी करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी मिसलीडिंग, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाता है। इम्पैक्ट है ये। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्कैडसिटी। डिटेक्शन हम पता कैसे लगाएंगे कि हेट्रोस्कैडसिटी है, डिटेक्शन करनी है हमें। तो पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, प्लॉट रेजिडेंस वर्सेस फिटेड वैल्यू। अगर गाइस आपको थोड़ी बहुत वॉइस आ रही है तो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम उसको डिटेक्शन करते हैं कि जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम हेट्रोस्कैडसिटी देखेंगे। पार्क टेस्ट देखते हैं। पार्क टेस्ट में क्या बोला गया है कि रिग्रेस लॉग स्क्वाड रेडिशुअल ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये बोल रहे हैं जो हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम अपने रिग्रेस लॉग स्क्वायर को देखते हैं और पार्क टेस्ट करते हैं। तो गोल्ड फील्ड टेस्ट होता है कि जिसमें हम अपने डाटा को स्प्लिट कर देते हैं और रिग्रेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं अपने वेरिएंस को, ठीक है। जो भी डाटा है उसको हम स्प्लिट कर देंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे अपनी वेरिएंस को। फिर वाइट टेस्ट होता है एक, जिससे हम अपनी, ये हमें बता रहा है कि हेट्रोस्कैडसिटी को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें, तो उसके कुछ टेस्ट हैं, ये मेथड्स हैं, ठीक है। पहले हमने मल्टी कोलिनियरिटी के देखे थे, अब हम हेट्रोस्कैडसिटी के देख रहे हैं। वाइट टेस्ट में हम क्या देखते हैं, ऑक्सिलरी रेग्रेशन ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडिंग स्क्वायर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये बोल रहा है जो हमारे रिग्रेशन स्क्वायर्ड होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ऑन मतलब कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो भी उसकी रिग्रेशन होती है, मतलब कि जो भी उसकी वैल्यू होती है वो उसके अकॉर्डिंग हम वाइज टेस्ट को हेट्रोस्कैडसिटी में देखते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसमें स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम देखते हैं। इन सिंपल हम ये कहें जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर हम अपने रिग्रेशन मॉडल को देखते हैं, ठीक है। रिग्रेशन जो मॉडल का रिग्रेशन मॉडल होता है ना, जो भी उसकी वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग हम वाइट टेस्ट को प्रूव करते हैं हेट्रोस्कैडसिटी के अंदर, ठीक है। अब कुछ रेमेडीज है हेट्रोस्कैडसिटी की, जैसे कि रीडिफाइन वेरिएबल्स, मतलब स्केल और ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स लॉग्स टू स्टेबलाइज वेरिएंस। अपने जो रीडिफाइन वेरिएबल्स, मतलब कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं हेट्रोस्कैडसिटी को, उसको रीडिफाइन कर दो, स्केल और ट्रांसफॉर्म कर दो अपने वेरिएबल्स को। जैसे लॉग्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, जो हमारे लॉग होते हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, वैसे ही वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर दो, स्टेबलाइज्ड कर दो। फिर दूसरा पॉइंट है जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। जो हमारे लीस्ट स्क्वायर्स हैं उसको क्या करो, जर्नलाइज्ड कर दो। तो ये भी एक रेमेडीज है कि हम हेट्रोस्कैडसिटी निकाल सकते हैं। फिर है वाइट हेट्रोस्कैडसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर, रोबस्ट वेरिएंस एस्टिमेशन अवेलेबल इन स्टैटिकल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है जो भी हमारे स्कैडसिटी है उसके एरर्स को वेरियस, उसके जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं अपनी वेरिएंस की, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एरर्स जो हमारे आ रहे हैं उनको ठीक करना, ठीक है। ठीक कर दो तो भी हमारी क्या आएगी, एक रेमेडीज फॉर हेट्रोस्कैडसिटी आ सकती है। ये यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है हेट्रोस्कैडसिटी को फाइंड करने का, ये ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है ना इसका ये एग्जांपल है, ये आप देख लेना। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे हमने दो मेनली चीज पढ़ी है कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है और हेट्रोस्कैडसिटी क्या होती है। कुछ अजम्पशंस लेते हैं, जैसे मल्टी कोलिनियरिटी हमने क्या देखा कि हाईली कोरिलेशन बताती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के अंदर। कुछ स्टैंडर्ड एरर्स और जो अनरिलायबल इंडिविजुअल कोफिशिएंट होते हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं हाई स्क्वायर्स और टी स्टैटिस्टिक, हाई
VIF वैल्यूज़ के थ्रू एंड कुछ रेमेडीज़ जो होती हैं इंक्लूडिंग ड्रॉप वेरिएबल, इंक्लूडेड साइट, ये सब हमने जो है इसमें पढ़ा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइज़ अगर भी हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस होंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक में हमें बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में हमें सिर्फ थ्योरी समझाई गई है। अगर आपको चाहिए तो न्यूमेरिकल्स चाहिए वीडियोज़ उसके ऊपर, तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस सीरीज़ की वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी।